छात्रों, हमारी आपकी चर्चा विश्व तापन एवं ऊर्जा संकट पर हो रही थी। कल कतिपय कारण से क्लास आप लोगों का नहीं पढ़ा पाया। जैसे हमारी आम की जो चर्चा है वो विश्व तापन पर हो गई है। अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें पढ़ना है हमें आपको ऊर्जा संकट। जैसा कि हम आप सभी लोग भली भांति अवगत हैं कि हमारा जो जीवन है बिना पानी, हवा और भोजन के अभाव में कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से बिना ऊर्जा के ना तो हम गतिमान हो सकते हैं और ना ही हमारे मन मस्तिष्क में चेतना विद्यमान रह सकती है। यह केवल ऊर्जा का ही एक कारण है जिससे हम जड़ और चेतन में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। क्योंकि एक मोटे तौर पर आप देखें, किसी कार्य को करने की क्षमता को, किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इस परिभाषा में प्राणी जीवन के संदर्भ में इस सीमा तक संबंधित है। अनेक प्रकार के हमारे आपके जीवन में कार्य होते हैं, जैसे सांस लेना भी ऊर्जा का उपयोग होता है। ऊर्जा जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उसके सुचारू रूप से चलाने के लिए अति आवश्यक है। लेकिन अपने जीवन के अतिरिक्त अन्य जितने भी कार्य हम संपन्न करते हैं उसमें सब में ऊर्जा का समावेश होता है। क्योंकि किसी तंत्र, संयंत्र, मशीन को चलाने के लिए उपयोग में लाई गई शक्ति को ही हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम आप देखें तो हमारे ऊर्जा के बड़े विभिन्न रूप दिखाई देते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, आणविक ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा भी होते हैं। जैसे इन ऊर्जा के विभिन्न रूपों में सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। आणविक ऊर्जा आणविक ईंधन जैसे यूरेनियम 235 के विखंडीकरण से मिलती है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्रमशः किसी वस्तु की गति से और अपनी स्थिति यानी गुरुत्वाकर्षण के अनुसार प्राप्त होती है। शेष सभी ऊर्जा के लिए तापीय, विद्युतीय, चुंबकीय, रासायनिक परस्पर परिवर्तन से होते हैं। क्योंकि यह उल्लेखनीय है कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। केवल उसका एक प्रकार से किसी दूसरे प्रकार में हम रूपांतर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं। जैसे देखें, वनस्पतियां, पेड़ पौधे सौर ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर क्या करते हैं? वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जो उनके स्वयं की वृद्धि तथा आगे के संचालन हेतु कार्य में आती है। जैसे पशु में
जो वनस्पति में संरक्षित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वह अपने आप को सुव्यवस्थित यानी जिसको हम कहते हैं ठीक ठाक रखने के लिए शेष ऊर्जा को तापीय ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं और आगे बढ़ करके अन्य गति को हम प्रदान कर देते हैं। अर्थात निष्कर्ष जिसको हम आप कहते हैं, जीवन की संपूर्ण संक्रिया ऊर्जा के रूपांतर, उपयोग, संग्रहण तथा स्थानांतरण पर आधारित है और ऊर्जा का यह क्रम अनवरत चलता रहता है, जिससे प्राणी मात्र का जो जीवन है वह गतिमान होता है। आइए हम आप देखते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। जैसे ऊर्जा के हम आप मुख्य रूप से 3 स्रोत मानते हैं। एक प्रयोग के अनुसार, दूसरा प्राप्ति के अनुसार, तीसरा पुनः प्राप्ति के प्रकार से। जैसे प्रयोग के अनुसार इसमें 2 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। एक वाणिज्य ऊर्जा होती है, दूसरी गैर वाणिज्य ऊर्जा होती है। जैसे वाणिज्य ऊर्जा किसे कहते हैं, इसमें जैसे हमारा आपका कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैसें हैं, जल विद्युत है तथा आणविक ईंधन आदि आते हैं। गैर वाणिज्य ऊर्जा में इसमें मुख्यतः वन स्रोत से प्राप्त ईंधन सम्मिलित होते हैं। अन्य प्रकार के ईंधन में जिससे हम गोबर के उपले बनाते हैं, जो हमारे आपके कृषि के अपविष्ट तथा अन्य वनों का कपड़ा उद्योग, घरेलू तथा उद्योगों का जो कूड़ा करकट आदि है वो सम्मिलित किया जाता है। दूसरा आता है प्राप्ति के अनुसार। प्राप्ति के अनुसार 2 चीज़ें हैं, एक परंपरागत स्रोत है, दूसरा एक गैर परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत में इसमें जीवाश्म ईंधन ही मुख्य है, जिनमें कोयला, तेल, गैस तथा लकड़ी को हम सम्मिलित करते हैं। गैर परंपरागत में इसमें सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री ऊर्जा, पशु तथा कृषि अपविष्ट से प्राप्त ऊर्जा आदि सम्मिलित है। तीसरा आता है पुनः पूर्ति के प्रकार से। इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, पुनः नवीन न होने वाले और पुनः नवीन हो सकने वाले। जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में इस श्रेणी में लगभग सभी परंपरागत स्रोतों से प्राप्त जैसे तेल, कोयला, गैस आते हैं। लकड़ी परंपरागत ईंधन स्रोत होते हुए भी इस प्रकार के स्रोतों में हम सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि यह पुनः उत्पादन किए जा सकने वाली वस्तुओं की श्रेणी में आती है। पुनः नवीन हो सकने वाले यानी रिन्यूएबल सोर्सेज इस विभाजन के अंतर्गत से सभी स्रोत, जिनमें सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा अन्य इसी प्रकार से उत्पादित हो सकने वाले ऊर्जाओं को हम शामिल करते हैं। ये रहा कि हम कितने प्रकारों से हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक चर्चा हमारी आम की होती है कि क्या इस ऊर्जा का महत्व और इसकी क्या नीड है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवित, अजीवित प्राणियों और वस्तुओं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि उनकी प्रगति और वृद्धि के लिए ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका उचित उपयोग बिना ऊर्जा के संभव
नहीं है। वस्तुतः उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, पीना, मनोरंजन, आवागमन के साधन, सुख सुविधाओं के उपयोग, यानी जितनी भी हमारे जीवन की क्रियाकलाप हैं उन सब में किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की होती है। ऊर्जा का दो प्रकार से हम उपयोग करते हैं। पहली, अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा अपना स्वयं का जीवन जीने के लिए करते हैं। दूसरी चीज, अपने व अन्य देश की विकास की योजनाओं के लिए। निश्चय ही यह प्रत्येक देश की अपनी आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है, वहाँ कितनी ऊर्जा उपलब्ध है अथवा कितनी ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है। अर्थात ऊर्जा केवल आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि आज देश की समृद्धता के नापने का एक मापदंड भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये आर्थिक विकास को परिलक्षित करती है। यानी आर्थिक संपन्नता किसी भी देश के विकास की छवि को विश्व पटल पर प्रस्तुत करती है। जैसे हम आप अपनी ताकत शरीर की ऊर्जा से ही तो लगाते हैं। अब आइए, जब इतना हमारे आपके जीवन में इसका इम्पोर्टेंस है, तो क्या कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जो हमारी इस ऊर्जा का एक संकट के रूप में जानते हैं? जैसे ऊर्जा संकट विश्वव्यापी लोग कहते हैं। तो अब विश्वव्यापी कैसे है, इसके कुछ हम आप कारण देखते हैं। जैसे आज मनुष्य की जो प्राथमिकताओं में अंतर आया है, ऊर्जा की आवश्यकता प्रति व्यक्ति बढ़ गई है। सुख सुविधा की उपलब्धता में भी ऊर्जा का ही योगदान है। निरंतर जो हमारी यहाँ की बढ़ती जो जनसंख्या है वह अधिक ऊर्जा का उपयोग किया है, जो निरंतर बढ़ती जाती है और ऊर्जा संकट की भागीदारी बन रही है। तीसरा, ऊर्जा का उपयोग भी बहुत उचित नहीं है। आवागमन के साधन सुविधा की बात करें, एक छोटी सी उदाहरण, जैसे अभी हम आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। मान लीजिए एक बस है, उस बस में 25 लोग बैठे, उतने ही समय में 25 लोगों को पहुंचा दिया। अब सपोज दैट हम 25 लोग हों, 25 लोग अपनी अपनी कार लेकर के जाएं, तो ऊर्जा ज़्यादा व्यय होगी कि कम? इसमें ऊर्जा हमारी ज़्यादा व्यय हो रही है, क्योंकि वही एक गाड़ी सभी लोगों को एक साथ बैठा के ले जाएगी, तो एक ही ऊर्जा में हम 25 लोग चले जाएंगे। और जब हम 25 तरह के संसाधन लेके चलेंगे तो हमारी ऊर्जा का निश्चित रूप से क्राइसिस होगा। जैसे हम ऊर्जा का दुरुपयोग भी करते हैं, खाली कमरों में जैसे हम पंखे चला देते हैं, बिजली का बल्ब जला देते हैं। इसको हमको क्या करना चाहिए? जब इसका उपयोग ना हो तो हमको इसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमें यानी आलस्य नहीं करना चाहिए, हमें परवाह भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे जीवन में, हमारे नेचर में एक आदत होनी चाहिए कि अनावश्यक हम ऊर्जा को व्यय ना करें। और भी ऐसे बहुत सारे हमारे आपके जीवन से मूलभूत रूप से जुड़े हुए कारण हैं, जिनसे यह बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम सभी आप सभी लोग अगर ध्यान देने लगें तो ऊर्जा का हम जो व्यय अधिक हो रहा है इसको बचाने में हम अपनी भागीदारी निश्चित रूप से इसको करते हैं। यानी हम ऊर्जा का दुरुपयोग रोकें, किसी भी स्तर पर इसे नष्ट ना होने दें। हम ऊर्जा का उपयोग कम करें अथवा सीमित करें, अथवा उतना ही हम करें जितने हमें ऊर्जा उपलब्ध हो सके। हम अपने देश की आवश्यकता के अनुसार, हम अपनी आर्थिक इकोनॉमिक प्लान के अनुसार एक हम योजना तैयार करें और उतनी ही आवश्यक ऊर्जा की व्यवस्था करें जितनी हमें अपेक्षित हो। परंपरागत तरीकों से ऊर्जा उपलब्ध यदि संभव ना हो तो गैर परंपरागत
तरीके वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में खोजे गए हैं और इनका हम उपयोग करें। जैसे अब एक छोटा सा उदाहरण और भी हम आपको बताते हैं। जैसे घरेलू ऊर्जा के व्यय में बचत कर रहे हैं तो कुछ व्यवहारिक सुझाव की चर्चा हो जाती है। जैसे खाना बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेशर कुकर का। इससे लाभ क्या होता है? कम समय में, कम ऊर्जा में यह शीघ्र खाना हमारा आपका बन करके तैयार हो जाता है। जैसे एक साथ ही पूरे परिवार का खाना हम बनाएं और एक साथ खाने की हम आदत डालें। इससे क्या होगा कि बार बार खाना भी मुझे नहीं गर्म करना पड़ेगा और ऊर्जा की बचत भी होगी। आपस का एक पारिवारिक अच्छा सामंजस्य भी होगा, यानी एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान भी होगा। जैसे जो वस्तुएं जैसे दाल है, चावल है, जो अधिक देर तक गलती हैं, जैसे हमारी आपकी माताएं देखिए कुछ समय पूर्व ही इसको पानी में भिगो देती हैं। क्यों? ताकि ये जल्दी पक जाए, अर्थात हमारी ऊर्जा की बचत हो। इस तरह से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण हैं जिनसे हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता उतनी ही करें जितने से हमारा भविष्य का जो जीवन है वो संकट में ना हो। ये आपका ऊर्जा संकट का जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ।